Hi guys, in Basic Structures in English Part 24, I'm going to show you some more basic structures in English. First, we should guard against मतलब अपने को किसी चीज के विपरीत अपने को रक्षा करना गार्ड अगेंस्ट किसके विपरीत इविल हैबिट्स या इसको बैड हैबिट्स बुरी आदतें इसी बात को दूसरे स्ट्रक्चर से शुड की जगह ऑट टू के द्वारा भी दिखाया जा सकता है एक विशेष अर्थ में वी ऑट टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम बैड हैबिट्स दोनों स्ट्रक्चर्स का हिंदी में एक ही अर्थ होगा हमें बुरी आदतों से बचना चाहिए या हमें बुरी आदतों से अपने को बचाना चाहिए अब एक और स्ट्रक्चर ले ऑट टू वाला We ought to obey. Obey means आज्ञा पालन करना. We ought to obey our parents. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए. अब पॉइंट टू नोट में एक बात ध्यान में रखें कि should और ought to में क्या फ़र्क है और किस अवस्था में शुड की जगह ought to का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा होता है इस बात को यहाँ दिखाया गया है. ought के बाद to का प्रयोग अनिवार्य है, ये बात ध्यान में रख लें. ought आएगा तो to आएगा, लेकिन should के बाद to का प्रयोग नहीं होता यहाँ. should के बाद to नहीं है, ये बात ध्यान में रख लें. should के बाद to नहीं है, लेकिन ought के बाद to आएगा ही. अब इसके बारे में थोड़ा जान लें. ought to का प्रयोग should की जगह हो सकता है. किस अवस्था में? जब कोई नैतिक बाध्यता मोरल कंपल्सन या मोरल ऑब्लिगेशन का भाव हो. सेंटेंस में मोरल कंपल्सन या मोरल ऑब्लिगेशन का भाव हो तो शुड की जगह ought to का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है. जैसे कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ये नैतिक बाध्यता है, यह नैतिकता हमें सिखाती है. तो इस तरह की बात में जो नैतिक बाध्यता हो तो उसमें शुड की जगह ought to का प्रयोग बेटर होता है. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें. कैन यू थ्रेड द नीडल? इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या तुम सुई में धागा डाल सकते हो? क्या तुम सुई में धागा लगा सकते हो? कैन यू थ्रेड द नीडल? नेक्स्ट, यू आर गेटिंग मी एंग्री, या इस बात को दूसरे स्ट्रक्चर, इससे आसान स्ट्रक्चर से भी कहा जा सकता है. यू आर मेकिंग मी एंग्री, दोनों का एक ही अर्थ होगा हिंदी में, तुम मुझे क्रोधित कर रहे हो. यू आर गेटिंग मी एंग्री या यू आर मेकिंग मी एंग्री एक ही अर्थ होगा, तुम मुझे क्रोधित कर रहे हो. नेक्स्ट, डोंट स्पॉइल माई माइंड, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है डोंट पॉइजन माई माइंड. डोंट स्पॉइल माई माइंड या डोंट पॉइजन माई माइंड, दोनों का एक ही अर्थ होगा, मेरा दिमाग मत खराब करो. नेक्स्ट, इट्स. इट्स क्या हो गया? इट इज का ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया. इट्स इजियर सेड देन डन. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? कहना आसान है, करना मुश्किल है. कोई चीज को कह देना तो आसान है, करना लेकिन मुश्किल है. इसी बात को कहा जाता है इट्स इजियर सेड देन डन. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें. हिज एंटिक्स. एंटिक्स माने हंसी मजाक. हिज एंटिक्स मेड हर लाफ. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? उसकी ठिठोलियां या हंसी मजाक उसे हंसा दिया. अब कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें. यू शुड गेट अप. गेट अप ये फ्रेज है, गेट अप माने उठना. उठना. यू शुड गेट अप इन द मॉर्निंग स्टिल अर्लियर. स्टिल अर्लियर का मतलब क्या हो गया? मतलब तुम्हें मॉर्निंग में सुबह उठना चाहिए, लेकिन कुछ और सुबह. स्टिल अर्लियर मतलब कुछ
और पहले, सुबह में कुछ और पहले उठना चाहिए, कुछ और सुबह उठना चाहिए ना, कुछ और पहले। इसको स्टिल अर्लियर से दिखाया जा सकता है या येट अर्लियर। तुम अर्ली उठे लेकिन उससे भी थोड़ा और अर्ली उठना चाहिए, अर्लियर, येट अर्लियर या अ बिट अर्लियर, कुछ और पहले उठना चाहिए। तीनों में से कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। स्टिल अर्लियर, अर्लियर कुछ और पहले, येट अर्लियर कुछ और पहले, अ बिट अर्लियर कुछ और पहले। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? तुम्हें सुबह में कुछ और सवेरे उठना चाहिए। सवेरे तो उठे लेकिन कुछ और सवेरे उठना चाहिए। यू शुड गेट अप इन द मॉर्निंग स्टिल अर्लियर, येट अर्लियर या अ बिट अर्लियर। नेक्स्ट, ही स्क्वैंडर्ड अवे। स्क्वैंडर्ड अवे मतलब बर्बाद कर दिया। ही स्क्वैंडर्ड अवे ऑल हिज फादर्स प्रॉपर्टी। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? उसने अपने पिता की पूरी संपत्ति बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट, एवरी फार्मर वांट्स दैट देयर बी रेन टू वाटर देयर क्रॉप्स। यह बी का प्रयोग किस सेंस में होगा? सेंस ऑफ सपोजिशन, एक होप, एक आशा, एक कल्पना के सेंस में इसका होगा अर्थ। जैसे कि वर्षा नहीं हो रही लेकिन फार्मर, किसान चाह रहे हैं कि वर्षा हो ताकि वो अपने फसलों को सींच सके। क्रॉप्स माने फसल को सींच सके। इस अवस्था में बी का प्रयोग किया गया है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? सभी किसान चाहते हैं, एवरी फार्मर, सभी किसान चाहते हैं कि वर्षा हो, उनके फसलों को सींचने के लिए, ताकि वे अपने फसलों को सींच सके, इसलिए वर्षा हो। इस तरह का कल्पना कर, मान सपोजिशन कर, मान ये कल्पना कर रहे हैं, वर्षा नहीं हो रही लेकिन फिर भी कल्पना कर रहे हैं। इस अवस्था में बी का प्रयोग हुआ, देयर बी रेन, वर्षा हो जाए कि मैं फसलों को सींच सकूं। इस अवस्था, इस सेंस में इसको कहा गया है। सभी किसान चाहते हैं कि वर्षा हो उनके, ताकि उनके फसलों को सींच सके वे लोग। अब इस बारे में कुछ बातें ध्यान में रख लें। पॉइंट्स टू नोट में कुछ बातों को ध्यान में रखें। पहला पॉइंट, इन द ओल्ड फैशन्ड इंग्लिश, पुराने ढर्रे के इंग्लिश में, विथ एवरीबॉडी, एवरीबॉडी के साथ या एवरीवन के साथ या एवरी पर्सन के साथ या एवरी फार्मर जो भी हो या एवरी मैन जो भी हो, उसके साथ क्या पजेसिव प्रोनाउन आता था? हिज। हिज क्या है? मेल के लिए दिखाया जाता है हिज। हर होता है फीमेल के लिए। तो सबके साथ हिज हिज दिखाने से क्या हो गया? ये मेल डोमिनेटेड स्ट्रक्चर हो गया है। ग्रामर में भी क्या हो गया? मेल डोमिनेशन आ गया है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर पहले पुराने ढर्रे के इंग्लिश में वाज फ्रीक्वेंटली, है ना, प्राय बारंबार यूज होता था, एकदम धड़ल्ले यूज होता था, वाज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। लेकिन बट आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ फेमिनिज्म, जब नारीवाद का लहर आया, प्रभाव आया, तो नारी ने भी कहा कि नारी का पुरुष के समान अधिकार होना चाहिए, नारी का भी सम्मान, इम्पोर्टेंस पुरुष के समान होना चाहिए, बराबरी का सम्मान होना चाहिए। तो क्या हुआ कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में भी फर्क आने लगा, ग्रामर में भी ये बात आने लगी, और ये इंग्लिश ग्रामर में भी आया। क्या हुआ इसके बाद? देयर केम द फैशन ऑफ यूजिंग हिज और हर। ये दोनों लगा के, मतलब मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए कहा जाता है हिज और हर, दोनों जोड़ के कहना ये प्रचलित हो गया। इंस्टेड ऑफ हिज, सिर्फ हिज यूज करने के बजाय हिज और हर का प्रयोग होने लगा। क्यों होने लगा? इन ऑर्डर टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल को बराबरी का एक महत्व देने के लिए, बराबरी का दर्जा देने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर आया हिज और हर का। फिर उसके बाद रिसेंट टाइम में, हाल साल में क्या हुआ? फिर उसके बाद का क्या डेवलपमेंट आ रहा है? इन द रिसेंट टाइम द यूज ऑफ देयर, ये देयर वास्तव में क्या है? प्लूरल पजेसिव प्रोनाउन है। हिज का भी प्लूरल देयर होता है, हर का भी देयर होता है, दोनों का, हिज का भी प्लूरल देयर, हर का भी देयर, दोनों का। तो रिसेंट टाइम में ये सोचा गया कि क्यों ना प्लूरल ही कर दिया जाए पजेसिव प्रोनाउन को, ताकि इसमें मेल फीमेल दोनों आ जाए।
कोई भेदभाव न रहे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन न रहे, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि एवरीबॉडी, एवरीवन एंड एवरी पर्सन, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ भी पजेसिव प्रोनाउन प्लूरल का प्रचलन होने लगा है, यूज होने लगा, ताकि मेल और फीमेल के बीच में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का बोध न हो। इसलिए देयर का प्रयोग हैज़ बिकम मच मोर फ्रीक्वेंट इंस्टेड ऑफ हीज। सिर्फ हीज का प्रयोग करने के बजाय या हीज और हर दोनों का प्रयोग करने के बजाय देयर का प्रयोग को बेस्ट माना गया, सबसे अच्छा माना गया। इसलिए ये देयर का प्रयोग प्लूरल का प्रयोग होने लगा है। अब एक और लास्ट स्ट्रक्चर को देखें। ही बम्प्ड, बम्प्ड का मतलब क्या है, टकरा गया। ही बम्प्ड इनटू अनदर मैन, दूसरे आदमी से टकरा गया, जो कि कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, जो कि विपरीत दिशा से आ रहा था। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, वह दूसरे आदमी से टकरा गया जो कि विपरीत दिशा से आ रहा था। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, ही बम्प्ड इनटू अनदर मैन हु वाज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, ऐसे भी कहा जा सकता है। और हु वाज को छोड़ के भी लिखा जा सकता है, he bumped into another man coming from, जो मैन उस आदमी से टकराया जो कि who was coming from the opposite side, या who was छोड़ के coming from the opposite side, ऐसे भी कहा जा सकता है। दोनों ठीक है और दोनों का अर्थ एक ही होगा। वह दूसरे आदमी से टकरा गया जो कि विपरीत दिशा से आ रहा था, जो आदमी विपरीत दिशा से आ रहा था। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।